नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आज फिर पॉलिटी के लेकर के टेस्ट सीरीज आपके साथ आए हैं। इसमें भाग 10वां है ये पॉलिटी का। ये अभी अनवरत ऐसे ही आगे चलते रहेगा। लगभग 1000 प्रश्नों के पॉलिटी का संग्रह आप तक लेकर के हम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 280(3) में वित्त आयोग के कर्तव्य और कार्यों के संबंध में प्रावधान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। 2. प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना। 3. सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। 4. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपका आंसर बताऊं इसका, वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जो सिविल सर्विस या ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जहां पे पॉलिटी में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देने की सिफारिश या कार्य या कर्तव्य वित्त आयोग का नहीं है, ठीक है, वो राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का अपना काम है। तो 2, 3, 4 इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र की समेकित निधि या संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाली सिद्धांतों का अनुशंसा करता है? इसका ऑप्शन आपको पता है, वित्त आयोग ही होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। बी, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। सी, वह वित्त प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत में विदेशी पूंजी कैसे आएगा, वित्त आयोग को मतलब नहीं है। वित्त प्रशासन में पारदर्शिता कैसी होगी, उसके लिए सीएजी है, वित्त आयोग कुछ नहीं करता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को कैसे पैसा मिलेगा, समुचित वित्त का वितरण, यानी कि जैसे सेल, भेल, गेल या अन्य कोई प्रतिष्ठान हो, ओएनजीसी वगैरह है, एनटीपीसी है, इसका भी अनुशंसा वित्त आयोग नहीं कर सकता है। तो कोई कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। संस्तुति का मतलब रिकमेंडेशन। 2, 14वें वित्त आयोग की कार्यावधि वर्ष 2020 तक होगी। 3, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42% कर दी गई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो केवल दूसरा और तीसरा सही है। पहला सही इसलिए नहीं है कि पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्त आयोग संस्तुति करता है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। बी, इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। सी, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। या डी, इसका अध्यक्ष चयनित किया जाता है। तो इसका अध्यक्ष आर्टिकल 93 जब आप पढ़ेंगे तो इसका अध्यक्ष चयनित किया जाता है। और इसी के साथ आपके लिए एक प्रश्न है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप ये बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 20 में आपातकाल का उपबंध किया गया है। दूसरा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति शब्द से अंतः स्थापित किया गया। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर की जा सकती है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। और इसका सही आंसर है ए, केवल तीसरा सही है। उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से अंतः स्थापित किया गया था, ठीक है, आंतरिक अशांति से। और एक क्या बच गया, इसके लिए आप आर्टिकल 352, 356 एंड 360 जब पढ़ेंगे जो भाग 18 में है, आपातकाल का प्रावधान 20 में नहीं है। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को किसी एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, ऐसी उद्घोषणा के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
और तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय संसद का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु अधिकतम 3 बार से अधिक नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला ही कथन सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम 1978 भारत के राष्ट्रपति से निम्नलिखित के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। ऑप्शन ए, संपूर्ण मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह, बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह, सी, भारत के मात्र प्रधानमंत्री की सलाह, या डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाह। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित 44वां संविधान संशोधन 1978 में बताया गया था कि जब मंत्रिमंडल या कैबिनेट लिखित रूप से सलाह देगा तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। और आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल क्या होगा इसको परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 352 याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के समय राज्य मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय राज्य की विधायिका निलंबित हो जाती है। तीसरा, संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय बनाई गई कोई भी विधि आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का स्वतः ही निलंबन हो जाता है। दूसरा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत केवल उसी मूल अधिकार का निलंबन होगा जिसका राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित है। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पर संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें से ए यानी कि कथन 3 सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि उस राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिससे वहां की शासन व्यवस्था को संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 365 है। आप जब आर्टिकल 352, 356 और 360 को पढ़ेंगे तो उसके साथ 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 65 ये इतना आर्टिकल को रेफरेंस में जरूर पढ़ेंगे मेंस जब देख रहे होंगे तो। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी होने के 6 माह के अंदर इसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा होना आवश्यक है। बी, संसद द्वारा राष्ट्रपति की उद्घोषणा की स्वीकृति मिलने के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। सी, संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से राष्ट्रपति शासन को अनंत समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। डी, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वप्रथम पेप्सू में लगाया गया था, भारत में राष्ट्रपति शासन। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें डी सही है, यानी कि पेप्सू में ही सर्वप्रथम लगाया गया था। और पेप्सू का एरिया आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। नहीं है तो आप कृपया किताब पढ़ें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो कि पेप्सू किस एरिया को 1951 में कहा जाता था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रपति शासन को संसद द्वारा 1 वर्ष के पश्चात 6 माह के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई हो। बी, चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य विधानसभा चुनाव के लिए समस्याएं उपस्थित है। सी, उपयुक्त दोनों प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसमें से सही कूट का प्रयोग करना है आपको। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के
प्रभाव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। बी यानी दूसरा, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को निलंबित या विघटित कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय की स्थिति, स्तर, शक्तियाँ एवं कार्यों में कमी कर सकता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल पहला और दूसरा सही है। 15वां सवाल है, संविधान के अनुसार 356 अनुसार एक्चुअली अनुच्छेद छूट गया है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 356 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दूसरा, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षणा करे? तो अनुच्छेद 355। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में अब तक 4 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो चुकी है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत में केवल एक बार वित्तीय आपात की घोषणा हुई है, जब भारत में 1991 में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन गलत है, क्योंकि 3 बार ही अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 62 में आपको पता है भारत चीन की युद्ध समय हुआ था, फिर 65 में भी हुआ था, और फिर 75 में आंतरिक अशांति के नाम पर इसको किया गया था। ठीक है, और अभी तक तो वित्तीय आपातकाल लगा ही नहीं है। तो दोनों कथन गलत है। ओम्बुड्समैन संस्था का गठन करने वाला सर्वप्रथम कौन सा देश है? आपको इसका आंसर तुरंत पता होना चाहिए। स्वीडन। ओम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। इस विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। दूसरा, संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तीसरा, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को 116वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो भैया बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया है। बी, प्रति वर्ष 10 लाख की अधिक विदेशी सहायता प्राप्त सभी इकाइयाँ लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। सी, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। डी, लोकपाल में 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होंगे। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद इस विधेयक में संशोधन हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी? लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 राज्यों को लोकायुक्त की बनावट की स्वतंत्रता देता है। दूसरा, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल स्वतंत्र है। लोकायुक्त संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। 4, लोकायुक्त की सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला और चौथा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सिविल और फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। दूसरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तीसरा, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों से कोई भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 और 3 सही है। 24वां प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको आप CVC या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, केंद्र सरकार इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त करता है। ये प्रवर्तन निदेशालय आजकल खासकर 2014 से काफ़ी प्रसिद्ध हो गए हैं। इसे आप शॉर्ट में ED पढ़ते होंगे और इसे पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं। दूसरा,
यह आयोग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेन देन संबंधी सूचना प्राप्त कर सकता है। तीसरा, यह आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश दे सकता है। तो बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 1, 2, 3 सही है, चौथा नहीं है। अगला प्रश्न, व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 के तहत निम्नलिखित में से किसे इस एक्ट से बाहर रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं को, जम्मू कश्मीर को, 3 सेना को, 4 प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बल को, 5 पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे बल को। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो सब सही है, कोई चीज़ नहीं जान सकते। तो दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न था जिसे समाप्त हो गया। मिलेंगे फिर पॉलिटी के किसी नए चैप्टर में। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।